हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो थर्मल फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो जिसके ऊपर एक भी सवाल आपके पिछले पेपर में नहीं पूछा गया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको थियरी में कुछ भी नहीं करना है, पूरा पूरा मैथमेटिकल लेक्चर है आज की इस क्लास में। मतलब फार्मूले कैलकुलेशन सिर्फ ये करना है, कोई भी थियरी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो पिछले पेपर में तो नहीं पूछा गया, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके आने वाले एग्जाम में इससे ढेर सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो भी दूसरे पीजीटी एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी पीजीटी की बात करें, जीआईसी लेक्चरर की बात करें, तो यहाँ से काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, आज की इस क्लास में जो टॉपिक है उस पर कोई सवाल पूछा नहीं गया आपके एग्जाम में, लेकिन ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की बाकी के टॉपिक थे, है ना। देखा जाए तो आपके एग्जाम में पिछली 2 क्लासेस में जो हमने पढ़ा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, कार्नो इंजन, हीट इंजन, इन्हीं के ऊपर 50% क्वेश्चंस पूछे गए, और बाकी 50% में आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनसे पूछे गए। ठीक है, तो आज की इस क्लास का आपके पेपर से तो वैसा डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है प्रीवियस ईयर से, लेकिन सिलेबस से बहुत ही अच्छा कनेक्शन है और आपको इनको अच्छे समझना पड़ेगा। और थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो ये याद कभी नहीं हो सकता। तो मैं तो बस ये सजेस्ट करूंगा कि क्लास में आज जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर बताया जा रहा है एक बार उनको सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि याद क्या क्या रखना है। सब कुछ याद नहीं रखना है, एक बार पूरा प्रोसेस को आप समझ लीजिएगा, लास्ट में आपको बता देंगे क्या क्या याद करना है, सिर्फ आप वही याद करिएगा, बाकी सब आप डिराइव करके कभी भी निकाल सकते हैं। जैसे ये सब आपको कभी याद करके नहीं रखना है, ये कभी नहीं याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको अगर एग्जाम में आ गया तो इसको आप कैसे ले आएंगे, क्या करना पड़ेगा, वो बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। एक्चुअली ये जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है वो, इसमें आप एनर्जी वर्ड भी जोड़ सकते हैं, ये एनर्जी है, ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एनर्जी आप इनको बोल सकते हैं। तो ये पोटेंशियल वर्ड यहां पर क्यों यूज किया गया, बस ये आप समझ लीजिए। जैसे मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो वहां हम लोग ये कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में सिस्टम रहेगा। मैकेनिक्स में कोई भी सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहता है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उस टाइम आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, यानी आपका सिस्टम नेचुरली ये ट्राई करता है कि वो हमेशा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले स्टेट में रहे, यानी एनर्जी का फ्लो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चलता है। ये एनर्जी के फ्लो का तरीका होता है। ठीक है ना, तो कोई भी चीज आप देख लीजिए जहां पर भी आपको इस तरह की कंडीशन दिखती हो, जैसे कोई भी बॉडी है उसको अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो ग्रेविटी की वजह से वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, ऐसे डायरेक्शन में वो फ्लो हो रहा है। इसी तरह से एक हॉट बॉडी लें, कोल्ड बॉडी लें, तो जो हीट होता है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो होता है, मतलब कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो होता है। इसी तरह से वाटर का लेवल आप ले लीजिए कि हाई और लो है तो उसमें हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में भी जैसे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होता था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता था, वैसे यहाँ पर भी थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जैसे वहां पर डिसाइड करता था कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, वैसे ये सारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल भी या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एनर्जी भी ये डिसाइड करेंगे कि कोई भी आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो बस सिंपल सी मीनिंग ये है कि पोटेंशियल वर्ड यहां पर इसलिए यूज किया गया क्योंकि पोटेंशियल का जो मीनिंग हमें ग्रेविटेशन मैकेनिक्स में समझ में आता है, जो उसका इंपॉर्टेंस, वही इंपॉर्टेंस इनका थर्मोडायनेमिक्स में। जो मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का इंपॉर्टेंस है वही थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एनर्जी या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का है। तो बिल्कुल वैसा ही नाम भी रख दिया गया। ठीक है, तो यहां पर 4 टाइप के पोटेंशियल थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एनर्जी होती हैं, चारों को एक एक करके हमें समझना है। जैसे सबसे पहला हमारा इंटरनल एनर्जी, कोई भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। उसके अलावा एक होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एक होता है आपका एंथैल्पी, और आपका लास्ट है गिब्स फ्री एनर्जी। ये सब के सब एनर्जी ही है ना। तो ये सब के सब पोटेंशियल एनर्जी है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए जरूरी होती हैं, इसलिए इनका नाम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इन चारों पॉइंट्स के फार्मूले आपको याद हो जाएं तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सबसे पहला आप देखिए, इंटरनल एनर्जी में आपको क्या पता होना चाहिए। आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से ये बात तो जानते ही होंगे, dq इक्वल टू होता है du प्लस dw, है ना। dq इक्वल टू होता है du प्लस dw। और सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता है कि ये dq की जगह पर हम tds लिख सकते हैं। तो पहले तो आप इनको ट्रांसपोज करिए, क्योंकि हमें इंटरनल एनर्जी में इंटरेस्ट है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, dq माइनस dw इक्वल टू हो जाएगा किसके, du के। और dw की जगह पर आपको पता है dw, ये जो वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन है, इसका टर्म होता है pdv। और सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से एंट्रोपी वाला फार्मूला dq की जगह पर tds लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको मिला du इक्वल टू tds माइनस में pdv, है ना।
du इक्वल टू टी डी एस माइनस में पी डीवी। आपको इस पहले वाले थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में सिर्फ आपको ये चीज याद रखना है, बाकी कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, बाकी कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आप देखिए, एक तो यहां पर आपको यह समझ में आ रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एंट्रोपी और वॉल्यूम का फंक्शन होती है, यानी इंटरनल एनर्जी जो है ये आपकी एंट्रोपी और वॉल्यूम का फंक्शन होती है। पहली बात तो ये निकल के आई। दूसरी बात ये है कि अगर हम यहां पर बात करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां पर एक मिस्टेक है, यहां पी नहीं होगा बल्कि एस होगा, ये आपका एस होगा। तो अगर हम यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करें तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, और आपको मिलेगा डेल यू, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, दो वेरिएबल थे, तो एक आएगा आपका डेल यू अपान में डेल एस इज इक्वल टू टी, और यहां नीचे लिख देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो रिजल्ट आया है आप देखिए, इसमें दो वेरिएबल हैं वॉल्यूम और एंट्रोपी। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो ये सेकंड टर्म खत्म हो जाएगा, तो डेल यू इक्वल टू टी डी एस या डेल एस बोल सकते हैं। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा डेल यू अपान में ये डेल एस इज इक्वल टू टी, और ये बात कब हो रही है, जब आपने वॉल्यूम को क्या लिया था, कांस्टेंट। बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरा केस देख लीजिए, दूसरा वेरिएबल आपका एंट्रोपी था। अगर हम कांस्टेंट एंट्रोपी एस पर बात करें तो ये वाला टर्म आपका पहला वाला टर्म हो जाएगा जीरो, ये माइनस में पी डीवी यहां पर बचेगा, दैट इज इक्वल टू डी यू। तो आपको यहां पर मिल जाएगा डेल यू अपान में डेल वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी, तो उस माइनस को हमने यहां पर लगा दिया, आप चाहे तो यहां से हटा करके यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में यही काम करना है कि उनका मेन फार्मूला बस बना लेना है, फिर देखना है कि वो किस किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। बारी बारी से एक एक को कांस्टेंट रखिएगा तो ऐसे ऐसे टर्म आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे दो टर्म आपको मिल जाएंगे। तो बस इतनी चीजें आपको करनी है इन चारों टॉपिक के अंदर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा ये क्लियर हो गया। इंटरनल एनर्जी के लिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स को यूज करके यहां तक आपको पहुंचना है, और उसके बाद जो भी वेरिएबल दिख रहे हैं उसमें से एक को कांस्टेंट रखिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन दे देंगे। बिल्कुल सेम काम हम कर लीजिए हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, इसको हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, दो फ्री एनर्जी है, ये ध्यान रखना है। लास्ट में है गिब्स फ्री एनर्जी और ये आपका है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो है उसको हम एफ या फिर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद इनका बाकी वेरिएबल्स के साथ कैसे रिलेशन है वो निकालने के लिए आप इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये f का df होगा, u का du होगा, और इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे, एक को कांस्टेंट लेकर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट लेकर के पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, और ये माइनस बीच में भी मल्टीप्लाई करेगा, जो प्लस था वो भी माइनस हो गया। इतना तो पता ही होगा, है ना। इसको पूरे को डिफरेंशिएट किया तो टीडीएस प्लस एसडीटी आया, लेकिन इस माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस हो गया। तो आपको ये फार्मूला अगर याद है तो ये आपने कर लिया डिफरेंशिएशन, और जब डिफरेंशिएशन आपने कर लिया तो आप देखिए df इक्वल टू क्या मिला, df इक्वल टू du, और ये माइनस tds माइनस sdt, और जैसे ही आप यहां तक पहुंच गए, अब आप देखिए ये वो टर्म है जो आप पीछे प्रूव कर चुके। पीछे आपने अभी अभी डिराइव किया था थोड़ी देर पहले कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw, तो अगर आप यहां से du निकालेंगे ये हो जाएगा आपका dq माइनस में dw, है ना, कभी भी आप ऐसे निकाल लेंगे, और ये जो dq है वो हो जाएगा tds, और ये आपका जो dw है वो हो जाएगा pdv। तो ये du का आपका एक्सप्रेशन है। इंटरनल एनर्जी जो कि आपका पहला थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल था, इंटरनल एनर्जी जो आपका पहला थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है उसको हम लिख सकते हैं TdS माइनस PdV, है ना। तो जैसे ही हमने यहां पर लिखा TdS माइनस में PdV, और ये आपका TdS माइनस में SDT, TdS माइनस में SDT, तो ये वाला TdS ये वाला TdS कैंसिल हो गया, ये माइनस वाला और ये वाला माइनस वाला टर्म बच गया। ये आपका हो गया क्या, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के लिए डेरिवेटिव के टर्म में एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको ये नहीं याद रखना है, ये याद नहीं हो पाएगा, इतने सारे वेरिएबल हैं उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज है, ये याद नहीं हो पाएगा, करना भी नहीं आपको, सिर्फ आपको ये याद रखना है और ये प्रोसेस पता हो जाए एक बार कि हाँ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और जिनकी वैल्यूज पता वो रखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पहुंच जाएंगे। दो लाइन का है ये, ठीक है ना। तो याद करके आप इसको उतना परेशान होने से अच्छा है समझ लीजिए एक बार, फिर आप कभी भी यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और दूसरा तरीका फिर वही है, ये देखिए वॉल्यूम और ये टेम्परेचर, दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, यानी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक फंक्शन है, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल्स पर ये डिपेंड कर रहा है। तो एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक बार कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात कर लीजिए। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब बात करेंगे तो ये वाला टर्म जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल एफ अपान डेल टी इक्वल टू माइनस एस, है ना, डेल एफ अपान डेल टी इक्वल टू माइनस एस। दूसरा, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात करेंगे तो ये वाला टर्म आपका पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा डेल एफ अपान में डेल वी, डेल एफ अपान में डेल वी इज इक्वल टू माइनस पी। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात कर रहे थे तो यहाँ टी लिखा, यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात कर रहे थे तो यहाँ पर वी लिख दिया, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपको मिल जाएगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट यहां पर लिखिए क्या होगा कि, चलिए यहां पर थर्ड वाले में आते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी ये नाम याद रखिएगा, आगे चल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में ये आपको मिलेगा, और ये सवाल बहुत फेमस टाइप का सवाल है।
कि एंथैल्पी वहां पर कांस्टेंट होती है उस पर्टिकुलर केस में। तो एंथैल्पी जिसको हम टोटल हीट फंक्शन बोलते हैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फार्मूला होगा H इक्वल टू यू प्लस पीवी। H इक्वल टू यू प्लस पीवी, अब ये फार्मूला आपको याद कर लेना है और इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ds मिलेगा, यहाँ पर ये du मिलेगा, यहाँ पर p और v दोनों है। तो एक बार p को कांस्टेंट लेकर के v को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार v को कांस्टेंट लेकर के p को डिफरेंशिएट करेंगे। और ये जो du है वो आप यहाँ पर निकाल चुके हैं, tds माइनस pdv। TDS माइनस PDV आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो TDS माइनस PDV और ये प्लस में PDV और प्लस में VDP ये दोनों कैंसिल हो गए, आपको मिला DH इक्वल टू TDS प्लस में VDP। और फिर से वही बिल्कुल सेम काम करना है, यहाँ एंट्रोपी है, यहाँ पर प्रेशर है। एक बार आप एंट्रोपी को कांस्टेंट ले लीजिए तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो डेल H अपॉन डेल P इक्वल टू V मिल जाएगा एट कांस्टेंट एंट्रोपी। और एक बार आप प्रेशर को कांस्टेंट ले लीजिए तो डेल H अपॉन डेल S इक्वल टू हो जाएगा T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर चीजें आपको करनी है सब में। बस पहला एक्सप्रेशन आपको सबका याद होना चाहिए कि F इक्वल टू यू माइनस टीएस और H इक्वल टू यू प्लस पीवी। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी में क्या करना था, वहां पर आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करके उसका एक्सप्रेशन आपको निकाल लेना था, जो कि यहाँ पर आएगा du इक्वल टू TDS माइनस में PDV। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ये है कि अब हमें तीसरे के बाद चौथे वाले टर्म में आना है और चौथा है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, G इक्वल टू ये फार्मूला U प्लस PV माइनस TS। गिब्स फ्री एनर्जी G इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS। और ये जो U प्लस PV है इसको आपने पीछे अभी क्या बोला था, टोटल हीट फंक्शन या फिर एंथैल्पी। तो हम चाहे तो गिब्स फ्री एनर्जी को लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म एंथैल्पी हो जाएगा, माइनस में TS हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। बाकी आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dg इक्वल टू हो जाएगा du प्लस इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो pdv प्लस vdp हो जाएगा, माइनस में t। इसको देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसको कांस्टेंट लेकर के इसको करना है, एक बार इसको कांस्टेंट लेकर के इसको करना है, और ये माइनस की वजह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और फिर से वही काम करना, du का एक्सप्रेशन tds माइनस pdv रखना पड़ेगा और बाकी एज इट इज है। इसमें से चार टर्म कैंसिल हो गए आपस में, तो vdp और माइनस sdt ये आपको मिल गया क्या, dg यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, दो वेरिएबल आपको प्रेशर और ये टेम्परेचर दिख रहे हैं, तो प्रेशर को कांस्टेंट लिया तो dg ये डेल जी अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस एस हो जाएगा एट कांस्टेंट p, और अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर बात करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, डेल जी अपॉन डेल p इज इक्वल टू v एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में सिर्फ और सिर्फ ये चार एक्सप्रेशन याद करने और कुछ भी याद नहीं करना है। ये प्रोसेस आपने एक बार देख लिया, अब जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी आप इसको कर ले जाएंगे। कल की क्लास में हम आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराएंगे, क्लास में कराएंगे, ताकि आपको पता चले कि अगर इससे सवाल पूछे जाते हैं बाकी पीजीटी एग्जाम्स में तो वो कैसे पूछेंगे। आपके यहाँ तो पूछा नहीं गया, ठीक है। तो du इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू ये आपका पहला था थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ये दूसरा है गिब्स फ्री एनर्जी, u इक्वल टू हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और ये आपका एंथैल्पी हो गया, ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। ये चारों फार्मूले आप याद कर लीजिए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा इसमें। ठीक है ना, सिर्फ आपको इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा मैक्सवेल का थर्मोडायनामिकल रिलेशन। तो मैक्सवेल का जो थर्मोडायनामिकल रिलेशन आता है, मैक्सवेल के चार थर्मोडायनामिक के इक्वेशन निकल के आते हैं जिनको हम थर्मोडायनामिक रिलेशन बोल रहे हैं। और ये रिलेशन डेवलप होता है किससे, पीछे जो आपने चार थर्मोडायनामिक पोटेंशियल देखे, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी, ये जो चारों थर्मोडायनामिक पोटेंशियल हैं, उन चारों थर्मोडायनामिक पोटेंशियल में लास्ट में ये जो आपको इक्वेशंस मिल रहे थे, ये वाले और है ना ये वाले, इसके बाद यहाँ पर ये वाले जो इक्वेशंस मिल रहे थे, इसमें आपने इसको यूज किया है मैक्सवेल के इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। और मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना बता दे रहा हूं कि ये डिराइव करने के लिए आपने किया क्या है, करना नहीं आपको यहाँ पे डिराइव। ये डिराइव करने के लिए सिर्फ ये किया गया है कि ये जो चारों आपके थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल थे, ये चारों के चारों जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं, ये आपके स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर जी होगा, ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल्स हैं। और स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके परफेक्ट डिफरेंशियल। तो परफेक्ट डिफरेंशियल की ये कंडीशन होती है, मान लीजिए z नाम का कोई फंक्शन हो, अगर वो परफेक्ट डिफरेंशियल हो तो आप ऐसे लिखते हैं डेल टू जेड अपान, एक बार पहले x के रिस्पेक्ट में या तो और क्लियर लिखें इसको कि डेल z बाई डेल y कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसका डेल x करिए, है ना। और या तो फिर आप ये कर लीजिए डेल z बाई डेल x और फिर उसका आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। ये दोनों जब आपस में इक्वल हो जाएं, इसका मतलब z नाम का जो फंक्शन आपका था वो परफेक्ट डिफरेंशियल था। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपके चारों डेरिवेटिव हैं, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल हैं u, f, h और g, ये चारों के चारों स्टेट वेरिएबल हैं। और स्टेट वेरिएबल की एक खास बात होती है कि वो परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं, ये इस तरह के कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। और आपका इंटरनल एनर्जी किस दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी किस दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आपको पीछे के रिलेशन से पता चल चुका है ना। यहाँ वाले रिलेशन से आप देखिए पता चल चुका है कि आपका ये जो f है वो v और t का फंक्शन है, आपका ये जो h है वो
इसका एस और पी का एक फंक्शन है, तो आप अगर एच को एक बार पहले एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर आप पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, या पहले पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर एच एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वल करना होगा और उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे देखिए इसमें एच का पी के रिस्पेक्ट में हुआ है, इसके बाहर आप किसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए, एस के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, और ये आपका एच एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसको बाहर से आप पी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएट, फिर दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए, तो आपका मैक्सवेल का ये चारों इक्वेशन इसी तरीके से मिल जाता है। ठीक है, ये मैक्सवेल का चारों इक्वेशन इसी तरीके से, चलिए ठीक है। तो अभी आप कुछ मत बोलिए, सिर्फ ये देखिए कि आपको ये मैक्सवेल के चारों थर्मोडायनामिकल रिलेशन कैसे याद करने हैं। सीधा सीधा एग्जाम में यही सवाल है कि मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन इन चारों में से कौन है, मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन इन चारों में से कौन है, या इन चारों में से कौन मैक्सवेल का इक्वेशन नहीं है, या इन चारों में से कौन मैक्सवेल का इक्वेशन है। सिर्फ यही सवाल बनता है, यानी अगर आपको याद हो तो फिर सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, है ना। ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, सीधे सीधे आज की इस क्लास में जितने भी टॉपिक हैं उनके आपको रिजल्ट याद होने चाहिए, यही सवाल है आपके, न्यूमेरिकल्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मैक्सवेल के चारों रिलेशंस आपको याद करने हैं पहली बात, और ये जो चारों रिलेशंस हैं वो कैसे डिराइव हुए हैं, वो थर्मोडायनामिक जो चार पोटेंशियल आपने पढ़े उन्हीं से ये डिराइव हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक सिस्टम, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि चारों के चारों थर्मोडायनामिक, ये मैक्सवेल के चारों थर्मोडायनामिक ये इक्वेशंस जो हैं, इनके लिए यहाँ पर एक सिस्टम चलेगा कि हम एसपीटीवी की बात करेंगे, है ना। ये जो आपकी बुक है एसएन पब्लिकेशन की, ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम की, वो बुक में ये बहुत ही अच्छा ट्रिक दिया हुआ है, वही हम लोगों को फॉलो करना है कि एसपीटीवी हमें इस तरीके के सीक्वेंस में चलना है चारों इक्वेशन में, एसपीटीवी के सीक्वेंस में। और यहां पर लिखा हुआ ए सी सी और ए, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, ये है आपका इक्वेशन नंबर 3 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। यानी जब हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे मैक्सवेल का थर्मोडायनामिक का, तो उसमें हमें एसपीटीवी तो सीक्वेंस बनाना है, लेकिन हमें चलना होगा एंटी क्लॉकवाइज। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में आएंगे तो उसमें भी हमें एसपीटीवी का सीक्वेंस बनाना है, लेकिन हम उसमें चलेंगे क्लॉकवाइज। जब हम इक्वेशन नंबर 3 में आएंगे तो हमें फिर से एसपीटीवी बनाना है, लेकिन हम चलेंगे क्लॉकवाइज, और इक्वेशन नंबर 4 में आएंगे तो हम फिर से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ए सी सी ए, मतलब ए के बगल में ए नहीं मिलेगा, इतनी बात याद रखिए। पहला ए है और ए के बगल में ए नहीं मिलेगा, तो ए के बगल में इधर भी सी, ए के बगल में इधर भी सी। इस वाले ए को देखिएगा, इसके बगल में सी, इसके बगल में सी, ए नहीं मिल रहा है। इस वाले सी के बगल में देखिए सी कहीं नहीं मिल रहा है, इस वाले सी के बगल में देखिए सी कहीं नहीं मिल रहा है। मतलब दो सेम तरह के लेटर्स एकदम एक दूसरे कनेक्टेड नहीं होंगे, डायगोनली बस हो सकते हैं, वैसे नहीं होंगे। तो ये चीज आपको पूरे चारों इक्वेशन में अप्लाई करना है कि एसपीटीवी मिलना चाहिए और एसीसीए का सीक्वेंस बनेगा हमारा। और एसपीटीवी बनाने के लिए स्टार्ट कहां से करना है, ये इंपॉर्टेंट बात। अगर आपको एसपीटीवी बनाना है तो एस कहां लिखा जाएगा सबसे पहले, तो इन दोनों इक्वेशंस की बात करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों इक्वेशन में आपको एस लिखना है राइट हैंड साइड के अपान में, राइट हैंड साइड के अपान में। और इन दोनों इक्वेशन में एस लिखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर न्यूमरेटर में। आपके जो चारों इक्वेशन है पहले और तीसरे इक्वेशन में राइट हैंड साइड के अपान में, यानी कि डिनोमिनेटर में आपको यहां एस लिखना है, डेल एस लिखना है, और इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में लिखना है, ऊपर अंश में, यहां पर हर में। ठीक है, तो पहले और इसी तरह से लिखने पर सही बनेगा, पहले और तीसरे में राइट हैंड साइड में हर में, दूसरे और चौथे में लेफ्ट हैंड साइड के अंश में क्या लिखना है, एस, डेल एस, क्योंकि एस पी टी वी करना है। ठीक है, और अब एस आपने लिख लिया, अब पूरा मामला एकदम सेट है। देखिए एस आपने इधर लिख लिया, जैसे आपने यहां पर एस लिख लिया, फिर आपको चाहिए पी, फिर टी, फिर वी। और ये पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन में हमें कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होता है हमारा क्लॉकवाइज, ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, यानी पहले इक्वेशन में हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो पहले इक्वेशन में एंटी क्लॉकवाइज कहां से स्टार्ट करें, हमें तो एस से टी वी तक जाना है, तो एस हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ अपान में, यहाँ पर अपान में रहेगा। अब एकदम मामला सेट है, यहाँ से चलना है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्या चाहिए इसके बाद, पी चाहिए तो हमने डेल एस के ऊपर डेल पी लिख दिया, फिर क्या चाहिए, टी चाहिए तो हमने यहाँ डेल टी लिख दिया, फिर क्या चाहिए, वी चाहिए तो हमें इसके अपान में डेल वी लिख दिया। तो एस पी टी वी भी बन गया, एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम माइनस लगाएंगे, किसी भी साइड आप लगा लीजिए, मतलब वही रहेगा। तो जब हम एसपीटीवी यहां पर कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो हमने यहां पर माइनस लगा दिया। यहां भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, लास्ट में भी वहां पर भी माइनस लगाएंगे, लेकिन इन दोनों में क्लॉकवाइज चलना है, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, तो वहां माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में यहां अपान से हमने स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज चले, एसपीटीवी, डेल एस, डेल पी, डेल वी, डेल टी और डेल वी। और ये देखिए यहां पर एस है, यहां पर वी है, तो ये v यानी वेरी हो रहा है, तो यहाँ पर s कांस्टेंट है, यहाँ s वेरी हो रहा है, तो यानी पर v कांस्टेंट है, तो v यहाँ पर है तो यहाँ भी लिख देंगे, s यहाँ पर है, s यहाँ पर लिख देंगे। हो गया आपका पहला इक्वेशन। और जैसे पहला इक्वेशन होगा वैसे बाकी के भी 3 होंगे। जैसे इसको देख लीजिए, आपने अपान में s लिख लिया था,
अब उसके बाद आपको क्या करना है, एस के बाद पी चाहिए, पी के साथ टी चाहिए और टी के साथ वी चाहिए। तो एस पी टी वी, तो आपने यहाँ पर एस लिख दिया था, यहाँ भी लिखा था। इसमें कैसे चलना था, पहले इक्वेशन में एंटी क्लॉकवाइज चले। इसमें कैसे चलना, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज चलिए यहाँ से, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की तरह। तो ये क्लॉकवाइज यहाँ से स्टार्ट करना, तो ये ऐसे करके घूमना पड़ेगा। तो देखिए एस पी टी और वी, डेल एस डेल पी डेल टी और डेल वी, और क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इसलिए माइनस लगाने की जरूरत भी नहीं। यहाँ का वेरिएबल p है, यहाँ का वेरिएबल s है, तो यहाँ s है तो यहाँ पर s लिख देंगे, यहाँ p है तो यहाँ पर p लिख देंगे, एट कांस्टेंट p एट कांस्टेंट s। ठीक है, पहला और तीसरा हो गया। अब दूसरे और चौथे में जहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में s लिखा था, उसमें हमें देखना है कि हम किसमें क्लॉकवाइज चले और किसमें एंटी क्लॉकवाइज चले। शुरुआत तो हमें पता चल गया कि यहाँ से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये दूसरे वाले इक्वेशन में हमें क्लॉकवाइज चलना है, तो दूसरे वाले इक्वेशन में क्लॉकवाइज चलने के लिए यानी हमें ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे शुरू करना है। तो एस पी टी वी, तो ये हो गया एस पी टी वी, और यहाँ पर v लिखा हुआ, यहाँ पर t लिखा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर t कांस्टेंट, यहाँ पर v कांस्टेंट, और क्लॉकवाइज घूम रहे थे इसलिए माइनस नहीं लगाया। ठीक है, और लास्ट वाले इक्वेशन की बात कर लें, तो लास्ट वाला जो हमारा इक्वेशन है, लास्ट वाले इक्वेशन में भी हमने अपना s फिक्स कर लिया था, लेकिन लास्ट वाले में भी हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी के बिल्कुल अपोजिट चलना है, यानी हमें ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे चलने के लिए यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो s के बाद p, फिर t, फिर v, तो एस पी टी वी यहाँ पर पूरा हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर p है, यहाँ पर t है, तो ये t यहाँ लिखा जाएगा कांस्टेंट, और ये p यहाँ पर लिखा जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चारों मैक्सवेल के इक्वेशन आपको इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे, और ये ऑर्डर आपको मेंटेन रखना, ये सीक्वेंस आपको मेंटेन रखना, यही आपका मैक्सवेल का पहला इक्वेशन है। इसको आप चौथा इक्वेशन नहीं बोल पाएंगे। ठीक है ना, एकदम फिक्स है सबकी पोजीशन। तो ये मैक्सवेल का पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है, और ये चौथा इक्वेशन। ठीक है, अब एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं, जो कि ऑप्शन में आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम इस चीज को उठा करके इधर रख दें, अगर a इक्वल टू बी लिखा हुआ है तो b इक्वल टू ए भी होगा। अगर इस पूरे पार्ट को हम उठा करके इधर कर दें और इस वाले को इधर कर दें, तो फिर आपका रूल डगमगा जाएगा, क्योंकि यहां पर s आपने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखना है। तो जब भी इस तरह का कोई ऑप्शन आपको दे जो आपके रूल में बिल्कुल फिट ना आ रहा हो, तो ऐसे में पहले आप अपनी इक्वेशन खुद बना लीजिएगा, और खुद बनाने के बाद उसको इंटरचेंज करके अब ऑप्शन से मैच करिएगा, क्या अब भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, वैसी जगहों पर डायरेक्ट जहां रूल ना लग रहा हो, चारों ऑप्शन में से किसी भी नहीं लग रहा है, ऐसे में यही होता है कि वो लोग क्या करते हैं, ये ऑप्शन को इधर और इस चीज को इधर लिख देते हैं। फिर आपने जिस टेक्निक से याद किया वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐसे ही पढ़ा था कि इधर रखेंगे और फिर यहां से ऐसे ऐसे चलेंगे, इसको उठा के उधर कर दिया, उसको उठा कर इधर कर दिया, अब तो ये उल्टा हो गया ऐसे ऐसे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपके थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल आपने पीछे 4 याद करे, ये भी याद रखिए कि पहला इक्वेशन पहले थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी से, दूसरा इक्वेशन दूसरे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से, और तीसरा इक्वेशन तीसरे आपके थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंथैल्पी से, और चौथा इक्वेशन चौथे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल गिब्स फ्री एनर्जी से। ठीक है, ये चीज भी आपको साथ में याद करनी होगी। क्लियर? ये कैसे इससे क्वेश्चन बताया ना कि इससे कोई क्वेश्चन सीधा सीधा इक्वेशन ही वो आपसे पूछते हैं, उनका कुल मिलाकर के यही टारगेट होगा कि 4 इक्वेशन दिए जाएंगे और बोला जाएगा इसमें से कौन मैक्सवेल का इक्वेशन नहीं है। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कैसे पता चलेगा कौन है या नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर इस वाले इक्वेशन को हम लिखें बस यहीं पर माइनस लगा दे, ये गलत है, ये मैक्सवेल का इक्वेशन नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि जब हम ऐसे चलते हैं एसपीटीवी, सॉरी यहाँ पर एसपीटीवी करके क्लॉकवाइज जब चलते हैं, जब ये सीक्वेंस बन रहा होता है तो माइनस नहीं आता है। तो इस तरह से आपको वो ऑप्शन डिजाइन करके देंगे, आपको यही चूज करना है उनमें से कौन इक्वेशन है या कौन नहीं है, कौन तीसरा इक्वेशन है, कौन पांचवा मतलब पांचवा नहीं होता है, कौन पहला इक्वेशन है, बस यही चूज करना होगा। ठीक है, तो कल की क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन ले आएंगे, आपको कराएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो पूछा गया हो पीछे। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और यहीं पर हमने लिख दिया है, जो कि आगे हमें लिखना था, वो ये कि आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है ना, जिसको हम लैटेंट हीट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, वो सवाल ये पूछा जाता है कि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन नीचे दिए गए 4 इक्वेशंस में से किससे डिराइव होता है। तो आप डेरिवेशन थोड़ी कर पाएंगे, वहां पर आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं है और ना ही आपको मेथड पता है। तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, लैटेंट हीट फर्स्ट लैटेंट हीट इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो ये सवाल बहुत फेमस है पीजीटी के एग्जाम्स में, है ना, बाकी पीजीटी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन नीचे दिए गए 4 मैक्सवेल इक्वेशन में से कौन से इक्वेशन से डिराइव होता है। तो मैक्सवेल का जो सेकंड इक्वेशन है उससे डिराइव होता है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। वैसे तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उससे भी डिराइव होता है, बट जनरली आपसे ये पूछते हैं कि मैक्सवेल के कौन से इक्वेशन से डिराइव होता है। तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो होगा वो मैक्सवेल के दूसरे इक्वेशन से डिराइव किया जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, ऑर्डर चेंज करके हमने बता दिया कि अगर ये ऑर्डर चेंज करके देंगे तो पहले आप अपना इक्वेशन बना लीजिएगा, फिर अपने इक्वेशन में a इक्वल टू बी है तो b इक्वल टू a करके फिर ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी हम सवाल करेंगे अगली क्लास में तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट है।
आज के लिए इतना ही टारगेट रखिए कि ये आपको याद हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, हमें ये एसपीटीवी ये वर्ड याद रखना है, एसपीटीवी एसपीटीवी। और इसके बाद यहां पर क्या है, ये आपका है ए से स्टार्ट करना है, बस ए से स्टार्ट करना है। तो ए सी सी ए ये सीक्वेंस होगा और एसपीटीवी के हिसाब से चलना है। पहले और तीसरे में एस हमें राइट हैंड साइड के अपान में लिखना है और दूसरे चौथे में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है। इतनी बातें, तीन इंपॉर्टेंट बात याद रहे, पूरे इक्वेशन को आप कभी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि एसपीटीवी बनाना है और ये ए सी सी ए का सीक्वेंस बनेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा ये कि जो शुरुआत हमें करनी है वो कहां से करनी है, तो पहले और तीसरे में अपान से और दूसरे और चौथे में यहां पर न्यूमरेटर में डेल एस से। और जहां एंटी क्लॉकवाइज होगा वहां माइनस लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टीडीएस इक्वेशन। तो जो मैक्सवेल के आपने पीछे इक्वेशंस देखे, उन मैक्सवेल के इक्वेशन से दो इक्वेशन से डिराइव होते हैं, दो नहीं वैसे तीन होते हैं, लेकिन दो आपको स्पेशली पढ़ने होते हैं। आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट अदर स्टेट के पीजीटी के लेवल को देखते हुए और उसमें पूछे गए सवालों को देखते हुए आप इसको भी याद कर लीजिए। तो मैक्सवेल के इक्वेशंस का एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम टीडीएस इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो दो टीडीएस इक्वेशन यहां पर आते हैं और इन दोनों को आपको याद करना पड़ेगा, इन दोनों को आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं होगा आपको एग्जाम के लिए। तो पहला टीडीएस इक्वेशन देखिए, टीडीएस इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में टीडीएस आएगा, है ना, टीडीएस यानी डीक्यू के इक्वल हो जाएगा, ये डीक्यू इक्वल हो जाएगा। तो टीडीएस इक्वल टू यहां पर सीवी डीटी प्लस टी डेल पी अपॉन डेल टी एट वी और यहां पर डीवी। ठीक है, ये पहला टीडीएस इक्वेशन है। दूसरे वाले में यहां जहां सीवी लिखा था वहां पर सीपी हो जाएगा, जहां पर प्लस लिखा था वहां पर माइनस हो जाएगा, जहां प्रेशर लिखा था वहां पर वॉल्यूम हो जाएगा, जहां वॉल्यूम लिखा था वहां पर प्रेशर हो जाएगा। यानी अगर आप एक इक्वेशन याद कर लेते हैं तो फिर ये काम हो सकता है कि प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए और प्लस और माइनस जो बीच वाले हैं इनको भी आप चेंज कर दीजिए। ठीक है ना, प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पर V था तो यहाँ पर हमने P लिख दिया, वॉल्यूम को हमने प्रेशर से रिप्लेस कर दिया, जो बीच में प्लस था उसको हमने माइनस कर लिया। ये वाला माइनस नहीं करना है यहाँ पर, है ना, ये प्लस को हमने माइनस कर दिया। यहाँ प्रेशर लिखा था इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया वॉल्यूम से, यहाँ वॉल्यूम लिखा था यहाँ हमने प्रेशर लिख दिया, यहाँ वॉल्यूम लिखा था यहाँ प्रेशर लिख दिया। यानी वॉल्यूम प्रेशर को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। वैसे इसमें हर जगह वॉल्यूम है, एक जगह प्रेशर है, तो वॉल्यूम को प्रेशर और प्रेशर को वॉल्यूम, ये कर लेना है और प्लस को कर लेना है माइनस। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं। हाँ चलिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, दो इक्वेशन हैं और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग लैटेंट हीट इक्वेशन बोलेंगे। लैटेंट हीट मतलब वो जो हीट आप प्रोवाइड करते हैं और उस हीट की वजह से स्टेट में चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। जैसे अगर आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही है। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर में कन्वर्ट हो गई, अभी भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे में जितनी हीट लगी उसको मेल्ट करने में, उसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं, है ना। यानी उस हीट की वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ। और हमें ऐसा लगता है कि हीट देने का मतलब टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो इस वजह से ये छुपी हुई हीट है, इसलिए इसका नाम है लैटेंट हीट। ठीक है, तो लैटेंट हीट इक्वेशन, लैटेंट हीट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। तो लैटेंट हीट इक्वेशन में दो इक्वेशन आते हैं। ये जो पहला इक्वेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग फर्स्ट लैटेंट हीट इक्वेशन बोलेंगे, और ये जो लिखा हुआ है इसको हम सेकंड लैटेंट हीट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लैटेंट हीट इक्वेशन और सेकंड लैटेंट हीट इक्वेशन। दूसरा, नाम में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, यहां पर है क्लासियस, फिर यहां पर है क्लैपेरॉन इक्वेशन, और यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है क्लासियस इक्वेशन। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहां से ये नाम काट दूं तो अब इसको आप ऐसे याद करिए, इसका नाम है क्लैपेरॉन इक्वेशन और इसका नाम है क्लासियस इक्वेशन। इसका नाम है क्लैपेरॉन इक्वेशन, यानी क्लैपेरॉन इक्वेशन को ही फर्स्ट लैटेंट हीट इक्वेशन बोलते हैं और क्लासियस इक्वेशन को ही सेकंड लैटेंट हीट इक्वेशन बोलते हैं। ये क्लासियस कई बार यहां पर साथ में जुड़ जाता है, यानी अगर क्लासियस लिखा हो या ना लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेन इक्वेशन क्लैपेरॉन का है। क्लैपेरॉन ने सबसे पहले जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, जो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्लैपेरॉन ने इस इक्वेशन को डिराइव किया था। लेकिन बाद में क्लासियस ने, पीछे हमने बताया, क्लासियस ने मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन को यूज करके फिर से यही चीज डिराइव कर दिया। ठीक है, और इसी वजह से हमने यहां पर ये लिखा हुआ है कि ये जो आपका सेकंड इक्वेशन है इसमें गिव्स क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो जो आपका लैटेंट हीट का पहला इक्वेशन है जिसको हम क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बोल रहे हैं, वो इक्वेशन को पहले क्लैपेरॉन ने प्रूव किया था। ठीक है ना, कार्नो हीट इंजन के, रिवर्सिबल कार्नो हीट इंजन के कॉन्सेप्ट को यूज करके, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके क्लैपेरॉन ने वो इक्वेशन यूज किया, डिराइव किया था। फिर वही सेम इक्वेशन क्लासियस ने भी बाद में डिराइव कर दिया मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन को यूज करके। इस वजह से क्लैपेरॉन के इक्वेशन में क्लासियस का नाम भी जुड़ता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी है, बहुत बड़ा सवाल भी पूछा जाता है, कभी क्लासियस नाम से पूछा जाएगा, कभी क्लैपेरॉन नाम से पूछा जाएगा और कभी क्लासियस क्लैपेरॉन पूछा जाएगा। तो जो क्लासियस क्लैपेरॉन है वही क्लैपेरॉन इक्वेशन है। क्लासियस का अपना जो इक्वेशन है वो एकदम अलग है, बिल्कुल सेपरेट है, उसका नाम सिर्फ क्लासियस रहेगा। जहां क्लासियस है सिर्फ, तो वो क्लासियस का ही है, लेकिन अगर क्लासियस के साथ क्लैपेरॉन है तो मतलब वो क्लैपेरॉन का है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लैटेंट हीट इक्वेशन इसको बोलते हैं।
और इसी का नाम है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, या इसी को हम क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इन्होंने डिराइव किया था और सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन से इन्होंने डिराइव किया था। ठीक है, ये क्लासियस ने डिराइव किया है और इन्होंने एंट्रोपी का कांसेप्ट यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं। तो एंट्रोपी वाला जो फार्मूला है उसको यूज करते हुए इन्होंने ये डिराइव किया हुआ है। इसको हम सेकंड लैटेंट हीट इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये तो बस आप इक्वेशन यूज कर लीजिए, इसको मतलब याद कर लीजिए। C2 - C1 = dl/dt माइनस में l/t। ठीक है, यहां T जो है वो क्या है, T टेम्परेचर है, L जो है वो है लैटेंट हीट। किसका लैटेंट हीट, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपर। ठीक है, ये लैटेंट हीट ऑफ वेपर है। ये C2 और C1 क्या है इसको समझ लीजिए। C1 जो है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड और C2 जो है वो उसी लिक्विड का जब वेपर कन्वर्ट होता है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर। ठीक है ना, लिक्विड जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचती है उसके बाद आप उसको कितना भी हीट दीजिए उसका टेम्परेचर ना बदल करके उसका स्टेट चेंज होता है, लिक्विड अब वेपर में कन्वर्ट होता है ना। लिक्विड को गर्म करने पर जो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, उसको गैस वर्ड नहीं बोला जाएगा, वेपर बोला जाएगा। तो लिक्विड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है तो आप जितना भी हीट देंगे वो हीट से उसका टेम्परेचर ना बढ़ करके उसका स्टेट कन्वर्ट होता है और इसी हीट को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट, है ना। तो यहां पर ये लैटेंट हीट ऑफ वेपर है, लैटेंट हीट ऑफ सॉलिड या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, आइस वाला केस नहीं है ये लिक्विड से वेपर वाले केस में जो लैटेंट हीट होता है वो है। ठीक है, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपर है ये। और C1 और C2 में जो C1 है वो है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड और जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये उसका स्पेसिफिक हीट है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड और ये स्पेसिफिक हीट ऑफ इसी लिक्विड का जो वेपर बनेगा उस वेपर का स्पेसिफिक हीट होगा और ये उसी वेपर का लैटेंट हीट होगा। ठीक है, तो C2 - C1 = dl/dt माइनस में l/t, ये इक्वेशन आपको याद रखना है और इसके तो काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिनको हम अगले स्लाइड में पूरा करेंगे। ठीक है, ये चलिए अब ये जो फार्मूला आपका है dp/dt = l/t V2 - V1, इसमें आप देखिए ये जो L है वो लैटेंट हीट हो गया। अब ये लैटेंट हीट यहां पर तो लैटेंट हीट ऑफ वेपर था, लेकिन ये लैटेंट हीट किसका है ये ध्यान रखिएगा, ये है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन। यानी यहां सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने पर जो लैटेंट हीट की बात करते हैं वो भी हो सकता है और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने पर जो लैटेंट हीट आता है वो भी हो सकता है। ठीक है ना, तो दोनों बातें हम लोग आगे के स्लाइड में कवर करेंगे। यहां डीपी है चेंज इन प्रेशर और चेंज इन प्रेशर की वजह से ये है चेंज इन टेम्परेचर dt। ये डीपी है चेंज इन प्रेशर और उस चेंज इन प्रेशर की वजह से जो टेम्परेचर में चेंज आएगा वो है आपका dt। और ये V2 और V1 क्या है, ये है इनिशियल वॉल्यूम और ये है फाइनल वॉल्यूम और ये है आपका टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि लैटेंट हीट की बात हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की बात हो रही है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो जो भी वो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये टेम्परेचर हुआ, ये इनिशियल वॉल्यूम हुआ, ये फाइनल वॉल्यूम हुआ। मतलब जब आपका सॉलिड था तो वो V1 था, पिघल करके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो वो V2 हो गया। ठीक है, तो dp/dt = l/t V2 - V1, ये इक्वेशन जो आपका है जिसको हम लैटेंट हीट का फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं या क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं या क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं, इसका एप्लीकेशन देखिए आप यहाँ पर और यही आपके सवाल है। यहां पर जो लिखा हुआ है यही आपके एग्जाम के लिए सीधा सीधा सवाल है, कुछ और नहीं, सीधा सीधा यही सवाल है। क्या सवाल है कि अगर हम आइस का प्रेशर बढ़ाएं तो प्रेशर बढ़ाने के बाद क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा या फिर किसी और टेम्परेचर पर मेल्ट हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होने लगेगा, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर है आपका वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है, तो अगर हम मान लीजिए कि आपका जो वाटर है वो उबल रहा है और उसका हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा या उससे ज्यादा हो जाएगा, 110 हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा, 95 96 हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है ये हम पढ़ते हैं क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए फिर आपके सवाल देख लेंगे आपने क्या क्या पूछा हुआ है। तो इक्वेशन आपका देखिए क्या था, आपका इक्वेशन ये है कि dp/dt = l/t ब्रैकेट में V2 माइनस में V1, V2 माइनस में V1। ठीक है, अब इस इक्वेशन का हमें यूज करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्ट कौन चीज होती है, जो सॉलिड होती है वही मेल्ट होती है, लिक्विड थोड़ी मेल्ट होगी, लिक्विड तो वेपराइज होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं, यानी कोई सॉलिड जो होगा वो जो मेल्ट होता है जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी उसका गलनांक, उसके ऊपर प्रेशर के चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें यहाँ पर से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर कोई सॉलिड है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, अगर कोई सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसी टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है,
तो जब ये सॉलिड था तो इसका वॉल्यूम V1 था, जब ये कन्वर्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, है ना, सॉलिड से कन्वर्ट होकर के लिक्विड में चेंज हुआ, तो इसके वॉल्यूम को हम लोग V2 बोल रहे हैं। यानी ये हुआ इनिशियल वॉल्यूम और ये हुआ फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, फार्मूले में है V2 माइनस में V1। तो अगर V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा हुई तो ये पूरा टर्म हो जाएगा निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। अगर V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा हुई, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो अगर ये V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा हुई तो माइनस करने पर ये प्लस में आएगा, तो ये पूरा हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर ये V2 की वैल्यू V1 से कम हुई, अगर V2 की वैल्यू V1 से कम हुई, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो यहां से पूरा आंसर आएगा निगेटिव। तो दो पॉसिबिलिटी है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, यानी वो एक्सपेंड हो रही हो, और ऐसा भी हो सकता है वो कंप्रेस हो रही हो। ठीक है, तो पहला केस हम ये ले रहे हैं कि जब V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा हो, मतलब ऐसे सॉलिड की बात कर रहे हैं जो मेल्ट होने के बाद फैलती हो, ऐसे सॉलिड की बात करेंगे जो मेल्ट होने पर फैलती हो, तो यानी V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी, तो V2 माइनस V1 की वैल्यू यहां पर प्लस में आएगी, और इसके प्लस में आने पर ये पूरी वैल्यू प्लस में आएगी, और ये पूरी वैल्यू है dp अपॉन dt के इक्वल, यानी dp अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस में आएगी। अब ध्यान समझिएगा, अगर dp अपॉन dt की वैल्यू प्लस में आई है, अगर इस कंडीशन में dp अपॉन dt की ये पूरी वैल्यू प्लस में आ रही है, और dp का मतलब है चेंज इन प्रेशर और dt का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन प्रेशर का मतलब हुआ फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, और चेंज इन टेम्परेचर का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और ये आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया होगा, अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया होगा, यानी P2 की वैल्यू ज्यादा हुई होगी P1 से, अगर हमने ऐसा किया होगा, अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया होगा तो कंफर्म है कि ये टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, तभी अगर, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है, तो फिर इसको भी ज्यादा होना पड़ेगा इससे, तभी जाकर के ये प्लस में और ये प्लस में, इसका रेशियो प्लस में आएगा। अगर हमने P1 को बढ़ा करके P2 किया होगा, P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा हुई होगी, तो कंफर्म है कि T2 की वैल्यू को भी T1 से ज्यादा होना होगा, तभी जाकर के इनका रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कोई भी ऐसा सॉलिड जो मेल्ट होने पर वो एक्सपेंड करती है, उस केस में dp अपॉन dt की वैल्यू पॉजिटिव आती है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो रही थी वो मेल्टिंग टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यानी कि कह रहे हैं कि अगर P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा हो तो T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा हो जाएगी, यानी पहले जो भी इसका मेल्टिंग पॉइंट था अब वो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, अब ये उससे ज्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होगी, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रही थी अब वो 5 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगी, क्योंकि यहाँ T1 की टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ गई, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है ऐसे लिक्विड के अंदर जो कि पिघलने के बाद एक्सपेंड करती हैं, और इसका उल्टा भी सच है, इसका उल्टा भी सच है कि प्रेशर बढ़ाने पर अगर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो इसका उल्टा का मतलब ये होगा प्रेशर घटाने पर मेल्टिंग पॉइंट घटेगा भी। तो सवाल इसी तरह से बन जाते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर आपको सॉलिड दिया जाएगा और बताया जाएगा कि ये जो है मेल्ट होने के बाद एक्सपेंड करती है, तो आप बताइए कि प्रेशर बढ़ाने पर इसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, तो वो आपको यहां से निकालना पड़ेगा। ये मैथमेटिकल एनालिसिस है कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और प्रेशर घटाने पर मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो जनरली क्या होता है कि जो हमारे ज्यादातर ऐसे सॉलिड होते हैं जो मेल्ट होने के बाद एक्सपेंड होते हैं, ये बात बहुत ही ऑब्वियस है। तो इसके अगर हम किसी एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल जिसमें एक्सपेंड होने वाली है उसमें तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो एक दो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे वैक्स हो गया, है ना, सल्फर हो गया, ये सब वो एग्जांपल्स हैं बुक्स में जो मेंशन है कि इनको ये जब मेल्ट होते हैं तो इनका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाने का, कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और प्रेशर घटाने पर मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। दूसरा केस, अगर कोई ऐसा लिक्विड है जो कि मेल्ट होने के बाद श्रिंक होती है, कंप्रेस होती है ना, और कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसका वॉल्यूम कम होता है, तो ऐसे केस में अगर V2 की वैल्यू V1 से कम हो जाए तो V2 माइनस V1 की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और अगर V2 की माइनस V1 की वैल्यू निगेटिव हो गई, ये वाली वैल्यू निगेटिव हो गई, तो ये पूरा वैल्यू निगेटिव हो गया, यानी dp अपॉन dt की वैल्यू निगेटिव हो गई। और dp अपॉन dt की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब क्या, कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया हो तो उस टाइम टेम्परेचर को घटना पड़ेगा, ताकि यहां से प्रेशर हमने बढ़ाया तो ये तो प्लस आएगा, लेकिन टेम्परेचर घट गया, यानी कम में से ज्यादा को माइनस करिएगा तो यहां से माइनस आ जाएगा आपका, है ना। तो ये पूरे रिजल्ट के निगेटिव आने के लिए जरूरी है कि प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर घट जाए, टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर। तो ये बोल रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर को घटना पड़ेगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट को घटना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट घटता है। तो इसका एग्जांपल है आपका आइस, है ना, आइस, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे गैलियम है और बिस्मथ है। ठीक है, ये वो एग्जांपल्स हैं जो मेल्ट होने पर क्या होते हैं, इनका वॉल्यूम बढ़ने की बजाय घटता है। तो इनके केस में अगर देखा जाए तो प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, ठीक है ना, और यहां पर प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। तो प्रेशर में चेंज करने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका सॉलिड किस नेचर का था।
वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, ये एनालिसिस आप खुद से करके कभी भी निकाल सकते हैं अगर आपको ये भूल गया हो, लेकिन इक्वेशन याद हो तो। ठीक है, और लास्ट में आप यहां पर देख लीजिए इक्वेशन ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट तो उसी का होगा ना जब लिक्विड आपका है ना बॉइल करेगा, लिक्विड आपका जब वेपर में कन्वर्ट होता है तब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। और लिक्विड जब भी वेपर में कन्वर्ट होगा तो किसी भी लिक्विड की आप बात कर लीजिए, इसकी तरह दो कंडीशन नहीं मिलेंगी। हर बार ऐसा ही होगा कि जो आपका वेपर होगा, जो गैसियस स्टेट होता है, वेपर का जो वॉल्यूम होगा वो आपके लिक्विड के वॉल्यूम से ज्यादा ही होगा, यानी V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी। और अगर V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी तो V2 माइनस V1 हमेशा आएगा प्लस में, और V2 माइनस V1 अगर हमेशा आएगा प्लस में तो ये फार्मूला देखिए dp अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन T ब्रैकेट में V2 माइनस V1 है ना। अगर ये हमेशा प्लस में आ रहा तो मतलब ये पूरी वैल्यू प्लस में आ रही, और ये पूरी वैल्यू प्लस आने का मतलब dp अपॉन dt प्लस हो गया। dp अपॉन dt के प्लस होने का मतलब क्या, इसके प्लस होने का मतलब कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा, और इसके माइनस आने का मतलब क्या कि इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, यही मतलब इसका है ना, जो कि आप यहां पर देख चुके। तो ऐसे केस में जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तो हमेशा dp अपॉन dt पॉजिटिव आता है। इसका मतलब कि प्रेशर बढ़ाने पर ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर है या बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है। प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मतलब पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका उबल रहा था, बॉइल हो रहा था, अगर प्रेशर बढ़ा दें तो वो 100 पर बॉइल नहीं होगा, वो 100 से ज्यादा पर बॉइल होगा, 110 120 पर बॉइल होगा। ठीक है, और इसका उल्टा भी सच है कि अगर प्रेशर घटा दें तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अब देखिए एक बहुत ही फेमस सवाल है, मैं आपको सवाल भी पढ़ के बता देता हूं। ये सवाल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड और जिस सीक्वेंस में ऑप्शन लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस में ये बहुत सारे पीजीटी एग्जाम में पूछा गया। जैसे सवाल ये है कि राइस टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम टू कुक, चावल सबसे ज्यादा टाइम कहां लेगा पकने में, ये सवाल है। ठीक है, चावल सबसे ज्यादा टाइम कहां लेगा पकने में। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन है आपका इन सबमरीन 100 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ सी, समुद्र के नीचे 100 मीटर के अंदर सबमरीन में। दूसरा आपका ऑप्शन है एट दी सी लेवल, है ना, समुद्री सतह पर। तीसरा है आपका एट शिमला जहां ठंडी होगी, और चौथा है एट माउंट एवरेस्ट। चारों ऑप्शन सुन लिया आपने, शिमला में, समुद्र लेवल पर, समुद्र के अंदर 100 मीटर, और कहां पर, माउंट एवरेस्ट पर। किस जगह पर चावल को पकने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वाले टॉपिक से। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर हम इसको यहां पर एक्सप्लेन करें, फिर अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर, वैसे ही इसको जीके जीएस में आपने पढ़ रखा होगा कि माउंट एवरेस्ट पर चावल सबसे देर में पकेगा। उसका कारण समझिए यहां पर जरा। सीधी सी बात है कि हाइट पर आप जैसे जैसे ये अर्थ की सरफेस पर है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये जो एयर कॉलम है इसकी हाइट हम रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर है तो ये पूरा एयर कॉलम है जिसकी वजह से हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है ना, 1 atm के इक्वल। लेकिन हम अगर यहाँ से उठ करके यहाँ चले गए तो अब हमारे ऊपर ये एयर कॉलम काम कर रहा है जिसकी हाइट पहले से कम हो गई, तो प्रेशर होता है एच रो जी, है ना, ये हाइट पर डिपेंड करता है। तो हाइट कम हो गई, प्रेशर कम हो गया। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं यानी माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो प्रेशर होगा डिक्रीज। और ये क्या बोलता है कि प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो यानी प्रेशर घटने से मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। और मेल्टिंग पॉइंट घटने का मतलब जो चावल आप पानी में पका रहे थे यहां अर्थ के सरफेस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबलना स्टार्ट होती थी, और 100 डिग्री सेल्सियस से पहले जितना भी हीट देते थे वो उसी के अंदर होती थी। वो पूरा का पूरा हीट आपके जो भी आप पका रहे हैं चावल मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसको मिल रही थी। लेकिन अगर ऊपर जाने पर क्या होगा कि प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने पर क्या होगा कि जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होती थी वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 90 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हो रही। और बॉइलिंग होने पर आपको पता है क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट पर हम जो भी हीट देते हैं वो हीट खर्च होता है स्टेट चेंज करने में, न कि टेम्परेचर इंक्रीज करने में। अगर वो हीट उस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज होता तब तो उसके अंदर का चावल पकता, लेकिन वो हीट आप जो भी दे रहे हैं वो पूरा का पूरा हीट यूज हो रहा है उसको स्टेट चेंज करने में, मतलब उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कराने के लिए। ठीक है, तो वहां पर ये चीज है आपका ध्यान रखना होगा कि अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो मतलब 90 डिग्री सेल्सियस पर ही अब आप जो भी हीट देंगे वो उसको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कराने में खर्च होगी, इस वजह से आपके चावल को हीट नहीं मिलेगी, वो देर से पकेगा। प्रेशर कुकर के अंदर काम कर रहे होंगे तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक सवाल है कि प्रेशर कुकर के अंदर चावल पका रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर जा रहे हैं कि अंदर जा रहे हैं कि सरफेस पर है, हर जगह सेम हीट में वो पक जाएगी सेम टाइम में। लेकिन खुला अगर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है तो हाइट पर जाने पर देर से पकेगी और अंदर नीचे जाने पर जल्दी पकेगी। ठीक है ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहां पर ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, आज की क्लास तो पहले ही खत्म हो जा रही है। लास्ट टॉपिक में है जूल्स फ्री एक्सपेंशन। ये टॉपिक आपको वैसे पढ़ना नहीं है लेकिन अगला जो टॉपिक है उसके बेस के लिए जरूरी है, तो शॉर्ट में हम आपको इसको समराइज करा देते हैं और ये रिजल्ट आपको बस याद करना है, बाकी सब छोड़ देना है। देखिए है क्या कि इसमें
जूल नाम के एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है जूल्स फ्री एक्सपेंशन। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया? क्योंकि ये वेरीफाई करना चाहते थे गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन काम करता है। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन काम करता है, ये प्रूव करने के लिए जूल ने एक एक्सपेरिमेंट करने का प्लान बनाया। लेकिन ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ये एज्यूम कर रहे थे वो इनके एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो नहीं पाया। इस वजह से हम कहते हैं कि ये नेगेटिव रिजल्ट वाला एक्सपेरिमेंट था, मतलब इनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नेगेटिव रहा। जैसे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में वो चाहते थे कि अगर हम दो अलग अलग ओरिएंटेशन में 90 डिग्री के एंगल्स पर हम जो पैटर्न बना रहे हैं इंटरफेरेंस का उसमें शिफ्ट मिलना चाहिए था, है ना, एक्सपेक्टेड शिफ्ट उन्होंने निकाला था 0.4 आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा तो कोई भी शिफ्ट नहीं मिला। तो मतलब जो वो एक्सपेक्ट करते थे उससे अलग रिजल्ट आया, नेगेटिव रिजल्ट आया। ये भी एक्सपेक्ट करते थे कि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो ये एज्यूम कर रहे थे गैस के मॉलिक्यूल के बीच में वैसा अगर है तो यहां कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसका कुछ भी यहां देखने को नहीं मिला, कोई कूलिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिला। मतलब जैसा ये एक्सपेक्ट करते थे इस चीज को प्रूव करने के लिए वो चीज नहीं दिखाई दी, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नेगेटिव रिजल्ट वाला एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, यहां फ्री एक्सपेंशन में ये क्या करना चाह रहे थे और क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कूलिंग इफेक्ट, इसको देख लीजिए फिर हम रिजल्ट पर आते हैं। यहां पर देखिए इस तरह का ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये लिक्विड है और इसके अंदर गैस भरा हुआ है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, ये बिल्कुल खाली है, वैक्यूम है इसमें। फिर इसके बाद क्या किया इन्होंने, यहां पर ये एक स्टॉपेज लगा दिया है। इनका ये मानना था कि अगर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो जब हम इसको इस स्टॉपेज को हटाएंगे तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में आपस में एक अट्रैक्शन काम कर रहा है वो अट्रैक्शन के अगेंस्ट ये लोग ऐसे एक्सपेंड होते हुए इधर से होकर के यहां पर जाएंगे। और जब एक्सपेंड होते हुए यहां से यहां पर ये जाएंगे तो ऐसे में क्या होना चाहिए, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन काम कर रहा था लेकिन फिर भी वो दूर एक दूसरे से जा रहे हैं, तो ये दूर जाने के लिए एनर्जी कहां से आएगी, वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके इस तरीके से एक्सपेंड होंगे। जैसे सिलेंडर के केस में आपने पढ़ा होगा कि ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये पिस्टन है, अगर आपने बाहर से काम किया तो ये कंप्रेस होने का रीजन समझ में आता है, लेकिन बिना कुछ किए अगर ये एक्सपेंड हो रहा है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है और ये पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज कराने के लिए, ये पिस्टन को ऊपर खिसकाने के लिए वर्क करने की एनर्जी कहां से आई, कैपेसिटी कहां से आई, तो गैस के मॉलिक्यूल ने अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी को खर्च किया और वो खर्च करके इसको एक्सपेंड किया। और अगर ये एडियाबैटिक वॉल है तो इस एनर्जी को खर्च करने की वजह से इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने का मतलब आप इसको कूलिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कूलिंग बोल सकते हैं। तो इनकी भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं अगर वो यहां से इधर की तरफ फैल के मतलब एक्सपेंड होकर के जाएंगे तो एक्सपेंशन के लिए ये खुद की अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करेंगे, और अगर ये इंटरनल एनर्जी खर्च करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, उनका टेम्परेचर हो जाएगा कम और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कूलिंग इफेक्ट, यानी कि ये जो यहाँ पर वाटर है ये वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा कम या इस लिक्विड का टेम्परेचर हो जाएगा कम। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इन्होंने जब इसको ओपन किया तो ये गैस तो एक्सपेंड हो गई लेकिन कोई भी कूलिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो कारण ये था कि इन्होंने आइडियल गैस को लेकर के यहां पर काम किया था और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, इस वजह से कोई भी कूलिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सपेक्ट करते थे वो चीज तो नहीं हुई, कम से कम ये कूलिंग एक्सपेक्ट करते थे, कूलिंग नहीं हुआ यहां पर, तो ये हुआ इनका कंक्लूजन। अच्छा, यहां से इस पूरे एक्सपेरिमेंट से जूल ने कुछ कंक्लूजन निकाले और वो ये निकाले कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे एक्सपेंशन में अगर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसने कोई काम ही नहीं किया होगा, है ना, इसमें कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इस गैस के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये जूल ने ही कंक्लूजन निकाले यहां पर कि इस गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, और टेम्परेचर पर अगर सिर्फ डिपेंड कर रही है तो हम इंटरनल एनर्जी का वॉल्यूम के साथ कुछ भी कर लें, वॉल्यूम हम कितना भी चेंज कर लें, उससे इंटरनल एनर्जी के चेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ये इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करे तो आप प्रेशर को चेंज करिए, आप वॉल्यूम को चेंज करिए, क्या फर्क पड़ता है इंटरनल एनर्जी को, वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर बदलेंगे तब बदलेगी। लेकिन तो वही चीज यहां पर इन्होंने दिखाया कि डेल यू विथ रिस्पेक्ट टू डेल वी, कि वॉल्यूम को चेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो ये आंसर आएगा 0, और वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा प्रेशर के चेंज करने पर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो इसका भी आंसर आएगा 0। मतलब इंटरनल एनर्जी का प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी वेरी नहीं होगी, तो इसलिए इसका जो ये डेरिवेटिव है इसके रिस्पेक्ट में ये u, इसके रिस्पेक्ट में ये u कांस्टेंट हुआ तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ। तो आपको कुल मिला के यहां से यही याद रखना है कि जूल्स लॉ का इक्वेशन क्या है।
तो ये इक्वेशन एग्जाम में दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो वॉल्यूम या प्रेशर के साथ डेरिवेटिव 0 होगा। दूसरा, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव अगर आप उसका लेते हैं या उसका वेरिएशन चेक करते हैं, तो चाहे प्रेशर को कांस्टेंट रखिए चाहे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और आप टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं तो ये वेरी होगी, और जैसे यहां वेरी होगी वैसे यहां भी वेरी होगी, चाहे प्रेशर कांस्टेंट था तब भी, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट था तब भी। ठीक है, इसी बात को कहने का ये दूसरा तरीका हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ, और आपको इस पूरे टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है। बाकी सारी चीजें आप छोड़ सकते हैं, ये वाला इक्वेशन भी आप छोड़ सकते हैं, टॉपिक रिलेटेड था तो हमने उसमें ऐड भी कर दिया है। इसको हम जूल कोफिशिएंट बोलते हैं और ये निकल के आता है -1/CV A/V²। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आप बस पढ़ लीजिएगा, ये रिजल्ट आप याद कर लीजिएगा। आपके सिलेबस में ये टॉपिक ना होकर के ये वाला टॉपिक है, आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक है, जूल थॉम्सन इफेक्ट, या इसी को हम जूल केल्विन इफेक्ट बोलते हैं, है ना। आपको इसको पढ़ना है, पिछला टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में। तो जूल थॉम्सन इफेक्ट जो है वो जूल के फ्री एक्सपेंशन के फेल होने के बाद ही किया गया है ना। दो लोगों ने, जूल ने और फिर ये थॉम्सन ने, दोनों लोगों ने मिलकर ये किया दोबारा से, वो चीज जो वहां पर प्रूव नहीं हो पाया था उस चीज के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपका जो जूल थॉम्सन इफेक्ट है, इस जूल थॉम्सन इफेक्ट में क्या किया गया है, पूरा जो इसका मतलब एग्जैक्ट जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, वो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहां पर ना बना करके सिर्फ उसका मीनिंग आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको इसका पूरा सेटअप समझना है, क्या क्या चीजें इसमें लगी हुई थी, क्या क्या पार्ट्स थे, उसके कंपोनेंट कौन कौन से थे, तो उसके लिए आपको जो लेक्चर हमने सप्लीमेंट्री लेक्चर दिया हुआ है मास्टर बैच 1.0 का, वो देख लीजिएगा। उसमें डिटेल में इस पूरे सेटअप को बना करके उसने बता दिया है। ठीक है ना, यहां पर आपको सिर्फ ये समझना है कि जूल थॉम्सन इफेक्ट में क्या हो रहा था और उसके क्या क्या कंक्लूजन्स निकले हैं, उनको समझना है। देखिए यहां पर है ये एक पोरस प्लग है। पोरस प्लग का मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कोई ऐसी चीज है जिसमें बीच बीच में होल है। तो पोरस प्लग में वहां पर क्या किया गया था, कुछ ऊनी वस्त्र मान लीजिए, कुछ ऐसा ऊनी कपड़ा जैसे हो, इस तरह की कोई चीज रखी गई थी, उसी का नाम रखा गया पोरस प्लग, है ना। कि उसमें से जब गैस के मॉलिक्यूल जाएं तो उनकी वजह से सेपरेशन हो जाए, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए, है ना। कुछ छिद्रयुक्त कुछ आप यहां पर रख दीजिए, ऐसे बीच बीच में होल रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे पोरस प्लग, और इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है, इसको हम लोग पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो जूल थॉम्सन इफेक्ट में इन्होंने ये किया था कि इधर था हाई प्रेशर रीजन और इधर था लो प्रेशर रीजन, है ना, लो प्रेशर रीजन और हाई प्रेशर रीजन, और गैस को पास कराया था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। हाई कांस्टेंट प्रेशर रीजन से लो कांस्टेंट प्रेशर रीजन में गैस को पास कराया गया एक पोरस प्लग से। तो पास कराने के बाद अगर इधर जाने के बाद जो टेम्परेचर है वो पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ गई, तो हम इसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट हुआ। और अगर इधर से इधर जाने पर टेम्परेचर घट गई तो हम इसको कूलिंग इफेक्ट बोलेंगे। और अगर ये दोनों टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहे तो इसका मतलब कि ना तो हीटिंग इफेक्ट हुआ और ना ही कूलिंग इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो T1 से T2, P1 से P2, ये बात ध्यान रखिएगा, ये हाई प्रेशर है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में इन्होंने गैस को एक पोरस प्लग से पास किया था, छिद्रयुक्त जो भी आप कह लीजिए उससे पास किया था। तो पास करने के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ गई तो इसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट, अगर टेम्परेचर इसके रिस्पेक्ट में घट गई तो कूलिंग इफेक्ट, और अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो आप बोलेंगे कि नो हीटिंग नो कूलिंग। ठीक है, अब समझिए यहां पर देखने को क्या मिला, हीटिंग हुआ कि कूलिंग हुआ या कोई इफेक्ट नहीं हुआ। दो बातें हैं यहां पर जिनको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहां पर शॉर्ट में याद रखिए। अगर ये टेम्परेचर जहां से ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं बाद में इधर पहुंचेगा, तो जहां पर ये हमारा वर्किंग प्रोसेस हो रहा है, अगर ये टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर है, अगर ये टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर है, तो जितनी भी गैसेस को आप इधर से इधर पास कराएंगे, इधर से इधर जाने पर टेम्परेचर हो जाएगा डिक्रीज, यानी कि आपको मिलेगा कूलिंग इफेक्ट, दो लोगों को छोड़कर। यही इंपॉर्टेंट बात है कि दो लोगों को छोड़कर। नॉर्मल टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर पोरस प्लग से पास करने पर सारी की सारी गैसेस का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हमें वो कूलिंग इफेक्ट देती हैं, T2 की वैल्यू T1 से कम मिलती है। लेकिन इन दो लोगों को छोड़ करके, कौन दो लोग हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम नॉर्मल टेम्परेचर पर बाकी लोगों की तरह कूलिंग इफेक्ट न देकर के क्या देती हैं, हीटिंग इफेक्ट, और इसीलिए इनका सवाल ही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। बार बार एग्जाम में इन्हीं का सवाल पूछा जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और हीलियम कैसा इफेक्ट शो करते हैं, है ना। तो लोगों को पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर सारी गैसेस कूलिंग इफेक्ट देती हैं, तो उन्हीं में इसका भी नाम हो जाता है। लेकिन ये अलग है, ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन और हीलियम नॉर्मल टेम्परेचर पर हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं, बाकी सारे लोग कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, और इसका मीनिंग आएगा आगे। दूसरा, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर को कम कर दें और ज्यादा डिक्रीज कर दें, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दें, तो फिर इसमें ये लोग भी शामिल हो जाएंगे। बाकी लोग तो कूलिंग पहले भी दे रहे थे, अब ये लोग भी इसमें कूलिंग शो करने लगे।
लेकिन वेरी लो का मतलब यहां पर क्या है, ये थोड़ी देर बाद आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो वेरी लो टेम्परेचर पर अगर सभी की सभी गैसेस, जो जितनी भी गैसेस हैं वो सब कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और हीलियम जो होंगे वो आपके हीटिंग इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, यहां से ये वाली बात ध्यान रखिएगा। बाकी ये एक वर्ड यूज किया जाता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस का मतलब यहां पर यह है कि गैस जब भी पोरस प्लग से पास होती है, तो पोरस प्लग से पास होने के बाद गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। यानी यहां से ऐसे पास होने पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स जाते हैं, जब इधर आते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और डिस्टेंस जब बढ़ जाता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। सवाल पूछा जाता है जूल थॉमसन इफेक्ट में जो गैसेस का एक्सपेंशन होता है या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो इंक्रीज होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस का नाम पूछा जाता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस उसको बोलते हैं, पोरस प्लग से पास होने के बाद गैस के मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इधर से इधर जाने पर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, कूलिंग हीटिंग या जो भी इफेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से। लेकिन जब भी गैस इधर से इधर पास होती है तो इस साइड और इस साइड गैस की एक प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होती है, जो कांस्टेंट रहती है, वो सवाल का बहुत ही फेमस सवाल है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। 4-5 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। एंथैल्पी मतलब टोटल हीट फंक्शन, H इज इक्वल टू U प्लस PV, जो कि एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, आपने शुरुआत में पढ़ा। तो एंथैल्पी यहां पर इस जूल थॉमसन इफेक्ट में एंथैल्पी नाम की क्वांटिटी कांस्टेंट बनी होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये नाम इसका और ये कांस्टेंट क्वांटिटी का नाम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट। और जूल थॉमसन जो कोफिशिएंट है इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फार्मूला है म्यू इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी। और यहां देखिए एच लिखा हुआ है, इस एच का मतलब कि ये जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी है आपकी कांस्टेंट। ठीक है, तो डेल टी अपॉन डेल पी, डेल टी अपॉन डेल पी यानी प्रेशर के चेंज होने पर, प्रेशर के चेंज होने पर इधर से इधर जाने पर आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में भेज रहे हैं, तो प्रेशर के चेंज करने पर टेम्परेचर में किस तरीके का चेंज होगा एट कांस्टेंट एंथैल्पी, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट या जूल केल्विन कोफिशिएंट। ठीक है, तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट या जूल केल्विन कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर आप देखिए ये फार्मूले को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 1 अपॉन सीपी, सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो 1 अपॉन सीपी और ब्रैकेट में ये है टी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी माइनस में वी। ये पूरा इक्वेशन आपको जूल थॉमसन कोफिशिएंट के लिए याद करना है, ये वाला टर्म याद करना होगा क्योंकि इसी से निकलता है रियल गैस और आइडियल गैस के लिए म्यू की वैल्यू। ठीक है, ये पूरे टर्म से। तो यहां पर जो डेल वी बाई डेल टी है वो देखिए डेल वी बाई डेल टी चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल वी बाई डेल टी को अल्फा इंटू वी बोला जाता है। और ये अल्फा का मतलब क्या है आप यहां से निकाल लीजिएगा, ये इधर आ जाएगा, तो अल्फा का मतलब निकलेगा क्या 1 अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, यहां पर चेंज इन टेम्परेचर, ये आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा के बारे में कि चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। फिर आपने लिखा चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। फिर आपने लिखा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। इसको हम बोलते थे लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, सुपरफिशियल या सरफेस एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसको हम बोलते थे वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। बट यहां पर इसके लिए सिंबल यूज किया गया क्या, इस गामा की जगह पर यूज किया गया है अल्फा। ठीक है, तो इस अल्फा का मतलब यहां पर है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो फार्मूला आपका है जूल थॉमसन कोफिशिएंट का, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग एक बार आइडियल गैस या परफेक्ट गैस के लिए और एक बार रियल गैस के लिए, और दोनों के लिए यहां पर जब पुट करेंगे तो वहां से एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि हीटिंग और कूलिंग और नो हीटिंग और नो कूलिंग को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हमारे हाइड्रोजन और हीलियम क्यों नॉर्मल टेम्परेचर पर हीटिंग दे रहे थे जबकि बाकी लोग कूलिंग दे रहे थे। ठीक है, चलिए तो ये आपका पूरा हो गया। इस फार्मूले को आपको याद करना है, ये नॉमेनक्लेचर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर है dt। अच्छा एक चीज और, ये फार्मूला कहां से आया, ये यही चीज है। देखिए इस चीज को हमने क्या बोला कि ये जो चीज है अगर हम इसके अपान में v लिख दें, इस पूरी चीज के अपान में v लिख दें तो ये अल्फा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ डेल वी अपॉन डेल टी की बात करें तो ये अल्फा इंटू वी है, तो यहां पर जैसे हम लिखेंगे अल्फा इंटू वी और माइनस में वी, तो ये वाला वी और यहाँ वाला वी कॉमन लेकर के बाहर ले आएंगे, तो क्या मिलेगा v अपॉन सीपी और यहाँ पर मिलेगा अल्फा टी
अल्फा टी माइनस वन, v अपान cp अल्फा टी माइनस वन बचेगा, दैट इज इक्वल टू डेल टी अपान डेल पी। और फिर डेल पी को आप इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा डेल टी या डी टी इज इक्वल टू v अपान cp अल्फा टी माइनस वन, और यहाँ dp मिलेगा। वही चीज हमने इसी को ट्रांसपोज करके और ये टर्मिनोलॉजी इसमें यूज किया, तो ये इक्वेशन हमारा ऐसा बन गया। ये देखिए dt इक्वल टू v अपान cp अल्फा टी माइनस वन dp। ठीक है, तो v अपान cp अल्फा टी माइनस वन dp, ये जो इक्वेशन आया है, अब हम यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि प्रेशर के चेंज करने पर टेम्परेचर में किस टाइप का चेंज होगा। मतलब हायर प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जब हमने गैस को पास कराया, थ्रॉटलिंग प्रोसेस कराया, तो ये प्रोसेस कराने के बाद जब गैस उधर गई तो उसका टेम्परेचर बढ़ा कि घटा कि सेम रहा, मतलब हीटिंग हुआ कि कूलिंग हुआ या कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर इस चीज को हमें पता करना है कि प्रेशर के चेंज करने पर टेम्परेचर में कैसा चेंज हुआ है, अब हम यहां से डिसाइड करेंगे। ठीक है, पहली बात। और ये प्रेशर में चेंज को आप ध्यान से देखिए, ये जो प्रेशर में चेंज है वो है फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, और आप भेज रहे हैं हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर रीजन में, इसका मतलब डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। मतलब जो चेंज इन प्रेशर है वो आपको हमेशा यहां पर निगेटिव मिलेगा, क्योंकि आप गैस को हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर इसको भेज रहे हैं। तो अगर गैस हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ जा रही है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ जा रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल प्रेशर करेंगे हमेशा निगेटिव मिलेगा। बाकी यहां पर चेंज इन टेम्परेचर आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर मान लीजिए T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा हो जाए तो चेंज इन टेम्परेचर, यानी कहने का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये आपको मिलना चाहिए फिर क्या, पॉजिटिव। तो अगर आपको चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा है, यानी हीटिंग इफेक्ट हुआ है। तो हमने पहला वाला केस लिया है, पहला वाला केस कूलिंग से लिया है। कूलिंग इफेक्ट का मतलब कि ये चेंज इन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, निगेटिव, मतलब फाइनल टेम्परेचर कम होना चाहिए इनिशियल टेम्परेचर से, T2 की वैल्यू T1 से कम होनी चाहिए, ताकि T2 माइनस T1 करने पर निगेटिव मिले, है ना। तो कूलिंग इफेक्ट का मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से कम होना चाहिए, यानी कि dt की जो वैल्यू है, dt का मतलब यहां पर क्या है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 अगर हमें निगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब कूलिंग इफेक्ट है। और आप इस इक्वेशन से देखिए कि dt की वैल्यू निगेटिव पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो आपने कहा ऑलरेडी निगेटिव है, तो dt की वैल्यू निगेटिव पाने के लिए ये पूरा फिर पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर के पूरा dt को बना देंगे निगेटिव, और dt के निगेटिव का मतलब T2 की वैल्यू कम है T1 से, इसका मतलब क्या हुआ है, कूलिंग इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि dt की वैल्यू निगेटिव अगर मिलेगी तो हम बोलेंगे कूलिंग इफेक्ट है, और dt की वैल्यू निगेटिव पाने के लिए dp ही पर्याप्त है, तो इसको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो अल्फा t माइनस वन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ताकि ये dt की वैल्यू निगेटिव मिले, और ये 1 को इधर ले जाएगा तो अल्फा t ग्रेटर देन 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से भी एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, इस वजह से ये जरूरी है। अदरवाइज इसी सेम बात को हम लोग आगे दूसरे तरीके से भी समझेंगे, हीटिंग और कूलिंग का कंडीशन। ठीक है, दूसरा देखिए हीटिंग इफेक्ट में क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट में इधर जाने पर मतलब कि उस इस यहां से पास होने के बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है यानी T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में हमें dt की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, पॉजिटिव। तो हीटिंग इफेक्ट में हमें dt की वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव, और dt की वैल्यू पॉजिटिव पाने के लिए ये देखिए निगेटिव हमेशा होता है, तो हमें फिर ये निगेटिव चाहिए, ताकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाए। तो अल्फा t माइनस वन निगेटिव यानी लेस देन 0, यानी अल्फा t लेस देन 1। ठीक है, अल्फा t लेस देन 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नाइदर, मतलब कूलिंग और हीटिंग अगर कुछ भी नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि T2 की वैल्यू T1 के इक्वल होनी चाहिए, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो चेंज इन टेम्परेचर 0 आ जाएगा। यानी अगर कोई भी इफेक्ट ना हो, ना तो कूलिंग और ना ही हीटिंग, तो इसके लिए dt की वैल्यू 0 होनी चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर 0 होना चाहिए, और इसके 0 होने के लिए आप इसको फिर 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 तो है नहीं, ये निगेटिव वैल्यू है, तो ये 0 होना पड़ेगा, यानी अल्फा t माइनस वन इक्वल टू 0, यानी अल्फा t इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ अल्फा और t के पदों में हीटिंग, कूलिंग और नो हीटिंग नो कूलिंग की कंडीशन। क्लियर, ठीक। नहीं, इन्वर्टेड टेम्परेचर आपको कैलकुलेट नहीं करना, बिल्कुल नहीं कैलकुलेट करना है, बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना है। टी आई का फार्मूला है 2a अपॉन rb, ये 2 और r और a, ये 2 तो नंबर हुआ, r गैस कांस्टेंट हुआ। जिस भी गैस की बात होगी उस गैस के लिए a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिस भी गैस की बात होगी उस गैस के लिए a और b नाम का जो कांस्टेंट है वो पता होना चाहिए, है ना। तो वो a और b आपको कहां पता, कौन सी गैस के लिए a और b याद करें, तो जो भी आपको ऐसा होगा, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता आपको एग्जाम में, मैं पहले से बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको करना होगा तो आप रखिएगा a और b की वैल्यू कैलकुलेट करिए यहां से, ठीक है, r की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये जो a और b की वैल्यू है वो जिस भी गैस की बात होगी आपको यहां पर रखना होगा, फिर इन्वर्टेड टेम्परेचर करिए। ठीक है, a और b को गैस कांस्टेंट बोलते हैं ना, ये आपका फार्मूला है ना, p + a अपॉन वन डर बार गैस इक्वेशन, ये आपका फार्मूला है p + a अपॉन v स्क्वायर और v माइनस b इज इक्वल टू RT, इसमें ये b आ रहा है और यहाँ पर a आ रहा है, ये वही a और b गैस कांस्टेंट है। ठीक है, एक चीज और आप देखिए जरा यहाँ पर कि ये जो हम बातें कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे थे आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के लिए म्यू की वैल्यू 0 थी, म्यू की वैल्यू 0 होने का मतलब कि डेल्टा अपॉन डेल्पी की वैल्यू 0 होगी, और डेल्टा अपॉन डेल्पी की वैल्यू 0 होने का मतलब कि प्रेशर में चेंज करने पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ,
प्रेशर में चेंज करने पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब आइडियल गैस का जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट 0 होने का मतलब ये हुआ कि आइडियल गैस को जब हम पास करा रहे हैं हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में, तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई हीटिंग या कोई भी कूलिंग आइडियल गैस में नहीं हो रही है, रियल गैस में हो रही है। और रियल गैस के लिए यहाँ पर जो कांस्टेंट ए और बी होते हैं, जिनको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं, वो कांस्टेंट यहाँ पर डिसाइड करेगा उस रियल गैस का इनिशियल टेम्परेचर। आप लोग फालतू की चीजों में जो ध्यान लगा रहे हैं, मैं कहूंगा वो सब छोड़ छाड़ दीजिए, बस जितना बता दिया है उसको याद कर लीजिए। अगर वो याद हो गया तो आप बहुत अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं, है ना। बाकी मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग ये भी नहीं पढ़ रहे, ये भी नहीं सुन रहे हैं, और जो बताया जाता है उसके अलावा ही सारी चीजें आप करते हैं। उसके अलावा चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा कंटेंट ढूंढ रहे होंगे, ये चैप्टर कहां पर मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कहां मिलेगा, मॉडर्न फिजिक्स कहां मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कहां मिलेगा। आप लोग ये कर रहे हैं जो कि गलत है। जो चैप्टर चल रहा है कम से कम उसको आप मेंटेन कर लीजिए, ठीक है ना। और मुझे पता है कि आप में से 90% लोगों को नहीं याद होगा इसमें से एक भी, या पिछली क्लास में जो पढ़ा है वो भी नहीं याद होगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हैं कि बिना कुछ किए आपको टीडीएस इक्वेशन याद है, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये सबको करना पड़ता है, ये टीडीएस इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा, ये इक्वेशन याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है, और अगर है तो मुझे नहीं पता, ठीक है। ये सब आपको एक बार समझना पड़ेगा, फिर इस रिजल्ट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब करना पड़ेगा, सब याद करना पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेंपरेचर पर डिपेंड करती है, तो वॉल्यूम और प्रेशर में वेरी करने से कुछ नहीं होगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी पूरा याद करना पड़ेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, रिजल्ट आप याद करेंगे। एंथैल्पी यहां कांस्टेंट होती है, आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा मेथड लगा के आप प्रूव करेंगे कि एंथैल्पी वहां कांस्टेंट होती है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सब याद करना है सब, ठीक है। इसको आप छोड़ सकते हैं, ये उतना जरूरी है नहीं, ये हमने बता दिया, इस तरह से भी हो सकता है ऑप्शन बना दे। बाकी आप ये रिजल्ट याद कर लीजिए, ये छोड़ दीजिएगा, डेरिवेशन करना नहीं आपको। और इसमें आपको ये वाली 3 लाइनें याद करनी है, बाकी सब छोड़ सकते हैं। ये 3 लाइनें आप इस रिजल्ट के बाद ये 3 लाइनें याद कर सकते हैं। लेस देन पर कूलिंग, ग्रेटर देन पर हीटिंग, इक्वल टू पर नो कूलिंग नो हीटिंग। इसके साथ कंपेयर करके लेस देन और ग्रेटर देन बोल रहे हैं इन्वर्टेड टेंपरेचर, इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा 2a/RT, ठीक है। और ये दोनों लोग अलग हैं, हाइड्रोजन और हीलियम नॉर्मल टेंपरेचर पर ये लोग हीटिंग देते हैं, जबकि बाकी सारे लोग कूलिंग देते हैं, ये बात भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्लासियस वाला टॉपिक छोड़ दीजिए, क्लासियस वाला टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में। हमने मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने गलती कर दी वो टॉपिक को ऐड करके, सिर्फ आपको वो रिजल्ट याद कर लेना था। बाकी वो टॉपिक आपके सिलेबस में कहीं दूर दूर तक ना तो लिखा है, ना तो कोई सवाल पूछा गया है, तो वो तो मैंने ऐसे लिखा दिया था कि ठीक है किसी किसी पीजीटी एग्जाम में आया हुआ है, तो ठीक है उसको देख लेते हैं, उसमें क्या है उसको देख लेंगे, और बस यही है। और आपका ये जो टॉपिक हुआ है, इसके बाद अगर देखें तो आपके सिलेबस का लगभग 50% थर्मल फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रेडिएशन वाला पूरा पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि संडे से पहले हम लोग थर्मल फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।